अच्छा, क्या हाल चाल है बताइए। सोनू कुमार, अरे फाउंडेशन बैच में लिखा के पढ़ाते हैं हो, तो इन बोल रहा है कि नोट डाल देंगे, नोट डालने के लिए। लिखा के पढ़ाया गया है, नोट अब कहाँ से डालेंगे बताइए। आप ही में से किसी का सुंदर राइटिंग है? हैं? पूरा है, पूरा है देखिए। है, मॉडर्न का है, मॉडर्न एंशियंट मांग रहा है वो। चलिए, हाँ एंशियंट का ऑब्जेक्टिव और नहीं हुआ है, कुछ हुआ है कुछ बाकी है, हो जाएगा जी, धीरे धीरे सब हो जाएगा, इतना बकाने का जरूरत ना है। एंशियंट का रिवीजन कब होगा? अब रिवीजन भी हम ही करवाएंगे, समय मिलेगा करवा देंगे, नहीं मिलेगा नहीं करवाएंगे। ठीक है, रिवीजन तो आप ना कीजिएगा हो। चलिए, तो हेडिंग मारिएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। मार लिए हेडिंग? किसका है? तुम्हारा है जी। अब तुमको क्या प्रॉब्लम हो गया है? सबको प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऑफिस में बात कर लीजिएगा, वो क्या होता है वो ऑफिस बता देगा आपको। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए, देखिए आपको, कैमरा इधर ही करो, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना हम? देख लो कैमरा मैन। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस प्रकार भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ और ये कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू किया, उसी प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत आगमन हुआ और अन्य यूरोपीय कंपनियों के अलावे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा देर से भारत पहुंचा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है थोड़ा देर से भारत पहुंचा। कहा जाता है कि जिस प्रकार डच कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, उसी प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक सरकारी कंपनी ही थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक सरकारी कंपनी ही थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वह भी एक सरकारी कंपनी ही थी। अब आपको बात है 1600
64-65 ईस्वी का, 1664-65 ईस्वी। और 1664-65 ईस्वी के समय जब आप जाइएगा तो भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था और मुगल बादशाह थे औरंगजेब। और जिस समय 1664-65 ईस्वी में भारत में मुगलों का शासन था, मुगल बादशाह औरंगजेब थे, उसी प्रकार 1664 ईस्वी के समय फ्रांस के राजा हुआ करते थे लुई 14वां। फ्रांस के राजा हुआ करते थे लुई 14वां। और फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री थे कोलबर्ट। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री थे कोलबर्ट। फ्रांस के राजा लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फिर इस कंपनी के लोग भारत आए और भारत आकर के इस कंपनी के लोगों के द्वारा व्यापार करना शुरू किया गया। जिस प्रकार अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोला, उसी प्रकार अगर फ्रांसीसियों की हम लोग बात करें तो फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में ही खोला। फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है आपको सूरत में ही खोला। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में 1668 फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोला और फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी 1669 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू कर दी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू कर दी। और पता है आपको, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जिस एकमात्र यूरोपीय कंपनी ने कड़ी टक्कर दी है उसका नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर किसी अन्य यूरोपीय कंपनी ने टक्कर दिया है तो उसका नाम है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जहां तक फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का सवाल है, इस कंपनी के एक गवर्नर जनरल बने थे डुप्ले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत गवर्नर जनरल बने थे। और जहां तक डुप्ले का सवाल है, डुप्ले ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया और अगर डुप्ले कुछ दिन और फ्रांसीसी गवर्नर के तौर पर रह जाते तो आप जिस प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ते हैं, अंग्रेजों को पढ़ते हैं आजादी तक, उस प्रकार से जो है आपको फ्रांसीसियों को पढ़ना होता, अंग्रेज की जगह फ्रांसीसियों को पढ़ना होता। लेकिन डुप्ले को भारत से बहुत जल्द फ्रांस वापस भेज दिया गया, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी अगर भारत में सफल नहीं हो पाया तो उसके पीछे कारण की अगर हम लोग बात करें तो उसके पीछे कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें एक कारण यह भी था कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है एक सरकारी कंपनी थी। बिना सरकार के आदेश के कंपनी कुछ कर ही नहीं सकता था। तो इसी वजह से जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया भारत में। तो अब आप लिखना शुरू कीजिए तो थोड़ा। लिखिए बाबू, लिखिए। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में, अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में, अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में, अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन थोड़ा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन थोड़ा देरी से हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन थोड़ा देरी से हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन थोड़ा देरी से हुआ, थोड़ा देरी से हुआ। इस कंपनी की स्थापना, इस कंपनी की स्थापना इस कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में, इस कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के समय, लुई 14वां के समय, लुई 14वां के समय उसके मंत्री, लुई 14वां के समय उसके मंत्री, लुई 14वां के समय उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से, लुई 14वां के समय उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से उसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से, कोलबर्ट के प्रयास से हुआ है, हुआ है। यह भी एक, यह भी एक यह भी एक सरकारी कंपनी, यह भी एक सरकारी कंपनी, यह भी एक सरकारी कंपनी ही थी। फुल स्टॉप। जिसका नियंत्रण, जिसका नियंत्रण फ्रांस की सरकार की हाथों में था, जिसका नियंत्रण फ्रांस की सरकार के हाथों में था, जिसका नियंत्रण फ्रांस की सरकार के हाथों में था, जिसका नियंत्रण फ्रांस की सरकार के हाथों में था, जिसका नियंत्रण फ्रांस की सरकार के हाथों में था, जिसका नियंत्रण फ्रांस की सरकार के हाथों में था, फ्रांस की सरकार के हाथों में था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में सूरत में खोला। 1668 ईस्वी में सूरत में खोला और आगे चलकर दूसरा व्यापारिक कारखाना और आगे चलकर दूसरा व्यापारिक कारखाना 1669 ईस्वी में 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला। फुल स्टॉप। जानते हैं फ्रांसीसी, अगर हम लोग फ्रांसीसियों की बात करें तो आज भी फ्रांसीसी बस्ती कहां मिलता है पता है? आज भी अगर फ्रांसीसी बस्ती की हम बात करें तो कहां मिलता है? पांडिचेरी में मिलता है। पांडिचेरी जिसे हम लोग पुडुचेरी भी कहते हैं। पुडुचेरी देखिए यहां है पुडुचेरी। और आप सब लोग अगर भूगोल पढ़े होंगे हमसे, और अगर भूगोल पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 गो जिला है। एगो है माहे, दूसरा है यनम, तीसरा है करैकल, चौथा है पुडुचेरी। ये 4 गो जिला है। जैसे बिहार एक राज्य है ना, हो बिहार राज्य में 38 जिला है ना, बोलिए ना, बिहार राज्य में 38 जिला है। उसी प्रकार जो है पुडुचेरी या पांडिचेरी, पहले पांडिचेरी कहा जाता था, पुडुचेरी कहा जाता है। पहले जिसे पांडिचेरी कहा जाता था उसे आज की डेट में पुडुचेरी कहा जाता है। पुडुचेरी कहा जाता है। तो पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं, जिसमें एक है माहे केरल में है यहां। फिर एक है यनम आंध्र प्रदेश में है यहां। और एक है करैकल तमिलनाडु के तट पर है। और एक पुडुचेरी है, पुडुचेरी भी तमिलनाडु के तट पर है। तो ये जो पुडुचेरी है, जिसे पहले पांडिचेरी कहा जाता था, आज भी यहां पर फ्रांसीसी बस्ती देखने को मिल जाएगा। देखिए बाबू, बात ऐसन है कि जैसे अंग्रेजों ने, अगर आपको स्मरण हो तो,
अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने मुंबई, मद्रास, कोलकाता को अपना मुख्यालय नगर बनाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का काम अंग्रेजों ने किया था। तो उसी प्रकार फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी या पांडिचेरी को अपना मुख्यालय नगर बनाकर भारत में अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का काम किया था। भारत में अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का काम किया था। इसी वजह से आज भी पुडुचेरी में फ्रांसीसी बस्ती आपको देखने को मिल जाएंगे और पुडुचेरी में फ्रांसीसियों ने जो किलाबंद कोठी का निर्माण किया था उसे नाम दिया गया था फोर्ट लुई। फोर्ट लुई, फोर्ट लुई। और अगर आपको स्मरण हो तो अंग्रेजों ने कोलकाता में जो किलाबंद कोठी का निर्माण किया था उसे नाम दिया गया था फोर्ट विलियम। और अंग्रेजों ने मद्रास में जो किलाबंद कोठी का नाम किया, किलाबंद कोठी का निर्माण किया था उसे नाम दिया गया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। उसी प्रकार फ्रांसीसियों ने जो पांडिचेरी या पुडुचेरी में किलाबंद कोठी का निर्माण किया था उसे नाम दिया गया था फोर्ट लुई। फोर्ट लुई, फोर्ट लुई। तो नीचे से बाबू लिखिएगा फोर्ट लुई। फोर्ट लुई डैश देकर। फोर्ट लुई डैश देकर लिखिएगा। फॉल्ट लिखिए जी, डिफॉल्ट लिख दो। ल है तो फॉल्ट, हम फॉल्ट बोले, फॉल्ट बोले, फॉल्ट, FORT, फॉल्ट। देखो तो गलती लिखिए, एक सही लिखिए। देखो ना, देखो एक बार सही करो। लिखिए बाबू, फोर्ट लुई हेडिंग मारे, सब गलती लिखिए। ये तो चारों गलती लिखिए। लिखिए, मतलब क्या ही बताएं यार, स्टूडेंट का बहुत गंदा स्थिति है। लिखिए, फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को अपना मुख्यालय नगर बनाकर फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को अपना मुख्यालय नगर बनाकर फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी को अपना मुख्यालय नगर बनाकर भारत में अपने व्यापार भारत में अपने व्यापार भारत में अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। भारत में अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। फुल स्टॉप। फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी में
पुडुचेरी में जो अपना किलाबंद कोठी बनाया था, उसे फोर्ट लुई नाम दिया गया। चलिए अब आगे हेडिंग मारिएगा, डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। हेडिंग मारिएगा बाबू, डुप्ले। सुनिए डुप्ले के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि पता है बाबू, डुप्ले बहुत योग्य था। सुनिए, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था, और डुप्ले प्रथम यूरोपीय हुआ जो भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े में दखल देना शुरू किया। देखिए, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस में स्थापित हुई थी, और फ्रांस यूरोप महादेश के अंतर्गत एक देश था। डुप्ले से पहले कोई भी यूरोपीय कंपनी का कोई भी अधिकारी कर्मचारी भारत के राजाओं के आपसी झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था। वो यह समझता था कि हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करने आए हैं, हमें भारतीय राजाओं से क्या लेना देना। भारतीय राजा अपना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, भारतीय राजा को अपना लड़ने दीजिए, मरने दीजिए, कटने दीजिए। जैसे आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में होता है क्या, पहले तो शहर में होता था, अब तो गांव में भी होने लगा है। शहर में आप देखिएगा, कोई दूगों में झगड़ा हो रहा है, तीसरा मुंह बंद करके देखेगा या ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएगा और प्रयास नहीं करेगा कि हम छुड़ा दे, झगड़ा को शांत करवा दे। ये प्रयास नहीं होता है। शहर वालों को लगता है बीच में हम जाएंगे, कुछ हमको भी हो जाएगा, बहुत तरह का चीज चलता है। पहले तो ये चीज गांव में था, लेकिन अब ये चीज जो है शहर में भी हो रहा है। पहले ये चीज शहर में था, लेकिन अब ये चीज गांव में भी हो रहा है। अब ये चीज गांव में भी हो रहा है, गांव में भी हो रहा है। समझ गए ना? तो वही बात है कि शुरू में यूरोपीय कंपनी भारत में यह देखा कि भारत के राजा आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन प्रथम यूरोपीय व्यक्ति डुप्ले हुए, जो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है गवर्नर के पद पर थे। इन्होंने भारतीय राजा महाराजाओं के झगड़ों में इंटरेस्ट लिया, दखल देना शुरू किया, और भारतीय राजा महाराजा
के झगड़े में दखल देना शुरू किया। तो इन्होंने भारतीय राजाओं को कहा कि हम आपको सहायता देंगे, हम आपको मदद करेंगे, हम आपको सेना से मदद करेंगे। और यूरोपीय सेना प्रशिक्षित थी। हम आपको सेना से मदद करेंगे और यूरोपीय सेना जो है आपको प्रशिक्षित थी। यूरोपीय सेना प्रशिक्षित थी। तो आपको अगर देखा जाए तो डुप्ले भारतीय राजाओं को कहा कि हम आपको मदद करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, यूरोपीय था वो। देखिए, कोई भी आपको मदद यूं ही नहीं करता है। कोई भी ऐसे आपको मदद कर ही नहीं सकता है बिना, देखिए, हर चीज स्वार्थ पे टिका हुआ है। सीधा सा बात, सीधी बात, नो बकवास, सब चीज स्वार्थ पे टिका हुआ है। इनफैक्ट आज के डेट में जो रिश्ता होता है, जो सबसे पवित्र रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता होता है, वो भी स्वार्थ पे टिका हुआ है। ठीक है, सब चीज स्वार्थ पे टिका हुआ है। तो डुप्ले एक भारतीय राजा को दूसरे भारतीय राजा के साथ सहायता करना शुरू किया। यानी दो भारतीय राजा लड़ रहा है, एगो को डुप्ले सहायता करना शुरू किया और इसके पास प्रशिक्षित सेना थी। तो जिधर यूरोपीय सेना होती थी उस राजा का पल्ला भारी हो जाता था। यहीं से सहायक संधि का जन्म हुआ है। सहायक संधि यानी डुप्ले जो है भारतीय राजाओं के साथ एक संधि किया जिसमें कहा कि हम आपको सहायता देंगे और हम आपको जो सैन्य सहायता देंगे उस सेना पर जो खर्च होता है वो आप हमको दीजिए, अपने दरबार में हमारी सेना को रहने दीजिए। और जब यूरोपीय सेना भारतीय राजाओं के दरबार में चल गया तो भारतीय राजा कितना पानी में है यूरोपीय सेना को पता चल गया। और फिर येन केन प्रकारेण भारत को गुलाम बना लिया गया यूरोपियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ठीक है, डुप्ले ने, तो ठीक है ये बात, डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की। डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की, लेकिन वे इसका प्रयोग नहीं कर सके। जैसे अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आम का वृक्ष लगाता है, वो नहीं खा पाता है, लेकिन उसका आने वाला जनरेशन वो आम का फल खाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि आम का वृक्ष आज लगा दिए, कल फल देना शुरू कर दिया, या 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद फल देना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं होता है, समय लगता है। अब तो हाइब्रिड आम सब आ गया है, अब तो लगाइए और 2-3 साल में फल खाना शुरू कर दी। ठीक है, लेकिन पहले, हम पहले की बात कर रहे हैं, हम पुराने जमाने के लोग हैं। हम भी आप ही के जनरेशन में आते हैं महाराज, पुराने जमाने के कहां से हैं। चलिए, तो डुप्ले सहायक संधि की शुरुआत किया, लेकिन डुप्ले इसका बहुत लाभ नहीं उठा पाया। इसका लाभ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नहीं मिला। इसका लाभ मिला अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल के एक गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड वेलेजली की अगर हम बात करें तो लॉर्ड वेलेजली
सहायक संधि की नीति का प्रयोग करते हुए भारत में व्यापक स्तर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया। तो गौर फरमाइएगा आप यहां पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और जहां बच्चा को कंफ्यूजन होता है एग्जाम प्रश्न वहां से पूछता है। तो ध्यान से सुनिए प्रश्न और अकबकाइएगा नहीं, वो हल्ला मत कीजिएगा। ठीक है, अभी हम तुरंत बताए हैं तो आपको आंसर आता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, दिमाग में जाने दीजिए। अगर प्रश्न यह रहे कि सहायक संधि का जन्मदाता या सहायक संधि का जनक या सहायक संधि को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डुप्ले। क्या होगा उत्तर? डुप्ले। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डुप्ले हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न यह रहे कि सहायक संधि के तहत भारत में लेकिन प्रश्न यह रहे कि सहायक संधि का व्यापक स्तर पर भारत में प्रयोग किसने किया, तो सहायक संधि का व्यापक स्तर पर भारत में प्रयोग किया लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने प्रयोग किया था, लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा आप डुप्ले डैश देकर। डुप्ले डैश देकर लिखिएगा। लिखिएगा बाबू। यह एक फ्रांसीसी गवर्नर था। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े में भाग लेना, भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े में भाग लेना शुरू किया। फुल स्टॉप। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि सहायक संधि का प्रयोग कर सहायक संधि का प्रयोग कर
सहायक संधि का प्रयोग कर, लेकिन ध्यान रहे कि सहायक संधि का प्रयोग कर भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड वेलेजली ने, बोर्ड पे लिख रहे हैं सही लिखिए, लॉर्ड वेलेजली ने लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने किया था। चलिए, क्या था, फुल स्टॉप। चलिए अब देखिए, जानते हैं बाबू, आपको जैसे मान लिया जाए कि कोई संपत्ति है, ठीक है, मतलब कोई खजाना है, मान लिया जाए, इसको आप अपने स्तर पर समझिए। मान लिया जाए कि आपके गार्जियन का कोई खजाना है, संपत्ति है, आप दो भाई हैं, दोनों आपस में उस खजाना पर कब्जा करने को लेकर के आतुर रहिएगा, कि आप ही चाहिएगा कि हम पूरा खजाना हड़प ले, या आपका भाई चाहेगा हम हड़प ले। लेकिन अगर दोनों को ये लगे कि नहीं, पैतृक संपत्ति है तो दोनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इंसान जो है ना, लोभी है, लोभी, ठीक है, इंसान जन्मजात लोभी है, जन्मजात लोभी है। कहिए कैसे? जब आप एकदम बच्चा रहते हैं, मतलब 6 महीना, साल भर, 1.5 साल का या 2 साल का, कोई भी टॉफी बढ़ाया, कोई भी मोबाइल बढ़ाया, उसकी ओर आप तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई खाली हाथ है तो उसकी ओर आप आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसा है। बचपन में अगर आपके पिताजी आपकी सेवा, एक प्रकार सेवा ही कह लीजिए, खिलाना पिलाना सब काम करना, तो आप उसकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, और अगर माँ ज्यादा करती है तो माँ की ओर आप ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। क्या बच्चा में ऐसा होता है? नहीं होता है? हैं? एकदम होता है, एकदम होता है। तो इंसान जन्मजात लोभी है, वो चाहता है सब हम ही हड़प ले, सब कुछ हमरे हो जाए, ठीक है। तो अब भारत एक अपार खनिज संसाधन वाला देश था। फ्रांसीसी चाहता था कि भारत पर पूरा कब्जा हम ही कर ले, और अंग्रेज चाहता था भारत पर पूरा कब्जा हम ही कर ले। दोनों की महत्वाकांक्षाएं अपने उच्चतम स्तर पर था, और जब दोनों की महत्वाकांक्षाएं अपने उच्चतम स्तर पर था, तो दोनों भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर दिया, और फ्रांसीसी और अंग्रेज जो दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर दिया, तो इन दोनों यूरोपीय कंपनियों के बीच जो युद्ध हुआ है, उसी युद्ध को हम लोग कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं।
फ्रांसीसी और अंग्रेज, जो दोनों भारत में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता था, दोनों भारत पर कब्जा करने के लिए, भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिया। तो फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध को इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63। और इन कर्नाटक युद्धों में अंतिम तौर पर हार फ्रांसीसियों की हुई, फ्रांसीसियों की हुई। तो आप देखिए, अंग्रेजों ने स्वालिक के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर पुर्तगालियों को एक प्रकार से भारत में सीमित कर दिया। बेदरा के युद्ध में डचों को हराकर डचों को भारत से बाहर कर दिया। और इन कर्नाटक युद्धों के जरिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर उसे भी भारत में सीमित कर दिया। और फिर अंग्रेजों ने भारत में एक छत्र राज किया। अंग्रेजों ने भारत में एक छत्र राज किया। तो शक्तिशाली होना जरूरी है। देखिए, अंग्रेज, समझिए आप, आखिरकार आने के लिए तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई। लेकिन शासन कौन किया? अंग्रेज। आने के लिए तो प्रत्येक वर्ष हमको लगता है पटना लाखों छात्र आते हैं, सफल होकर कितना जाते हैं? तो अंग्रेज राज क्यों किया? एक तो अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति हो या सैन्य शक्ति हो, अंग्रेजों की काफी स्ट्रांग थी। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति काफी स्ट्रांग थी। दूसरा, अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी था, वो निर्णय स्वयं ले लिया करता था कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इमीडिएट। जैसे सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय में अंतर क्या है? सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता, प्राइवेट में पढ़ाई होता है, इसी वजह से लोग प्राइवेट की ओर आकर्षित होता है। तो उसी प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसकी नौसैनिक शक्ति काफी मजबूत थी। इसी वजह से अंग्रेज अपने आप को भारत में स्थापित कर पाया। लाखों विद्यार्थी आते हैं, लेकिन सफल होकर हजारों ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता का जो पैमाना है, उस पैमाना पर लाखों छात्र खड़े नहीं उतर पाते। इसी वजह से नहीं होता है, सीधी सी बात है। समझे? तो ये चीज है। अब कर्नाटक के युद्ध के बारे में आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन आगे जो है एक बात हम आपको बता दें, आज से जो है बिहार दरोगा का टारगेट बैच आ रहा है। ठीक है, आज से आ रहा है शाम में 4 से 6, 4 से 6:30 इसी सेंटर पर आ रहा है। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग 20,000 प्लस PYQ करवाएंगे। और देखिए, आपको 15 से 20,000 GS है, उस पर अगर आप अपनी पकड़ मजबूत कर लिए, हो गया, काफी है। और इस बैच में जो है बिहार दरोगा का PYQ भी करवाएंगे और 15 से 20,000 GS के क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे। समझ गए? और इसके बाद आगे सुनिएगा। अब आप कल जो है दिल्ली में, देखिए, आंदोलन नहीं था वो, ये जो कहिएगा आंदोलन था, आंदोलन नहीं था। बस पूरे भारतवर्ष में परीक्षा में जो गड़बड़ियां होती है, SSC में, रेलवे में, स्टेट लेवल एग्जाम में, उन एग्जामों में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए,
परीक्षा साफ सुथरा हो ताकि ईमानदार लोग सिस्टम में जाएं, भ्रष्ट लोग सिस्टम में ना जाएं। इसी को लेकर के जो है टीचर आपस में मीटिंग करके डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने वाले थे, लेकिन आपको दिल्ली में टीचर को एकजुट होने ही नहीं दिया गया। समझे? दिल्ली में टीचर को एकजुट होने ही नहीं दिया गया। कोई रकाबगंज गुरुद्वारा के पास है, कोई जंतर मंतर पर है, तो कोई कहीं और है। समझ गए? हम तो धरना स्थल जंतर मंतर पर थे। जंतर मंतर ही धरना स्थल है। समझ गए? दिल्ली में जैसे पटना में गर्दनी बाग धरना स्थल है ना, वैसे जंतर मंतर धरना स्थल है। और जानते हैं, मतलब क्या ही बोले हम आपको, मतलब बहुत अनुभव मिला, लेकिन ठीक है, बहुत कुछ सीखे कल हम। समझे? बहुत कुछ सीखे कल। तो ऐसे तो हमारा जीवन कुआं के मेढक जैसा है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं जाना चाहिए, बहुत कुछ सीख मिलता है जीवन में। ठीक है? तो एक कुछ सकारात्मक पक्ष बोल देते हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष बोल देते हैं। ठीक है? सकारात्मक पक्ष ये रहा कि लगभग हमको लगता है हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इन सभी जगहों के टीचर, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले इन सभी जगहों के टीचर जो है आए थे। मतलब टीचर आज भी आपका 100% हित ही सोचते हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, हम आपको बोलते हैं अमेरिका आगे क्यों है? ड्यू टू एजुकेशन, शिक्षा के वजह से अमेरिका आगे है। और भारत में सरकार शिक्षा पर ध्यान ही नहीं देता है, जिस वजह से भारत पीछे है। देखिए, एजुकेशन ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। एक तरफ मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो है, अगर स्टूडेंट रोड पे उतरता है तो स्टूडेंट को अपने पुलिस प्रशासन से पिटवाते हैं, और अगर टीचर उतरता है तो टीचरों को पिटवाते हैं। तो खैर कोई नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो मतलब आज भी टीचर आपके लिए जो है सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। ये इसका सकारात्मक पक्ष है। और एक बात बताइए, वहां पर कोई स्टूडेंट का तो आंदोलन था नहीं कि जो है हिंसा होता, कुछ भी होता। वहां पर तो सब शिक्षक लोग थे। बताइए, पूरे देश में शिक्षा को लेकर जो अलख जगाता है, उसको डीओपीटी मिनिस्टर से नहीं मिलने दिया गया। और प्रयास करने पर जो है किसी को गाड़ी में बैठा करके कहीं घुमा रहा है, किसी को कहीं घुमा रहा है, किसी को हरियाणा बॉर्डर पर छोड़ रहा है, तो किसी को कहीं और छोड़ रहा है। ठीक है? तो ये वाली बात हुई है। मतलब हम लोग जो अपनी बात रखने के लिए डीओपीटी मिनिस्टर के पास गए थे, उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए। कंक्लूजन ये था। और लेकिन आगे भी डिसाइड किया जा रहा है। कुछ लोग तो कह रहे थे आज ही। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे जो भी होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, तो जो है आप तो अवगत हो ही जाइएगा। लेकिन एक बात देखिए, हम भी गए थे बिहार में, स्पेशली पता है, हम गए थे, हमको तो अपनी बात भी बहुत ज्यादा नहीं रखने दिया गया, क्योंकि दिल्ली का टीचर बुलाया था। सब दिल्ली का टीचर सब जो है किसी को आगे ही नहीं होने दे रहा था। और नकारात्मक पक्ष हम बोल रहे हैं,
मतलब टीचर कहता है कि रील मत बनाइए, सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाइए। कल हम देखे जिधर मीडिया उधरे सब टीचर दौड़ जाता था और सब रीले बनाने के चक्कर में था। समझे? सच यही है, ये नकारात्मक पक्ष है। जबकि शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, अब इसका एक सकारात्मक पक्ष बोल देते हैं। शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं और जब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग रोड पे आते हैं ना, तो बदलाव होता है। ठीक है, बदलाव तो होना ही है, बदलाव तो होगा ही, बदलाव तो जरूरी है ही। नहीं तो फिर देखिए, हम सभी लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग देश को आगे बढ़ाने को लेकर जो है अपना कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ योगदान दे। हम सभी का ये कर्तव्य है और हम सभी को ऐसा करना चाहिए। समझ गए? और दूसरी बात, ये मानसून सत्र चल रहा है, किसी को भी एकजुट होने ही नहीं दिया गया, एकजुट नहीं होने दिया गया। समझो कि कोई भी चीज व्यवस्थित रूप से हो सके, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज तो पहुंच चुकी है। और बताइए, ये जो नेता मंत्री विधायक है, इसको कौन चुनता है? आम जनता ही ना चुनता है। हो आम जनता चुनता है। उसको वेतन कहां से मिलता है? उसको गाड़ी, पेंशन, अन्य सुविधा कहां से मिलता है? हम आम जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है, आम जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसा पर वो पलते हैं और उसी से नहीं मिल रहे हैं। बताइए। तो ये वाली स्थिति है देश में अभी। और हम स्पेशली गए थे बिहार का मुद्दा उठाते, और बिहार में परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां होती है, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, बीपीएससी में, इसको लेकर के हम गए थे कि वहां से दिल्ली से आवाज बुलंद होता है, पूरा देश सुनता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। समझ गए? लेकिन दिल्ली वाला टीचर हमको मौके नहीं दिया। और हम में ई ना है कि जिधर मीडिया होगा हम दौड़ दौड़ के जाएंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आया, हमसे कुछ पूछा, तो सिर्फ हम उतना का जवाब दिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समझे? लेकिन हां, कल ये बात समझ में आया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको भी थोड़ा जो है मतलब एक्टिवनेस लाना होगा अपने आप में। एक्टिवनेस लाना होगा अपने आप में, हमको ऐसा लगता है। ठीक है। स्पेशली बिहार में परीक्षा में जो भी गड़बड़ियां होती है, उसी को दिल्ली से रखने के लिए गए थे, और जरूरत पड़ने पर जो है दोबारा भी हम जाएंगे। समझ गए? और देखिए, जहां पर भी देखिए, हमारा अपना मानना है। देखिए, बहुत लोग बहुत झूठ बोलता है, झूठों का बोलेगा, हे ही हो गया, हे वो हो गया, होता होता कुछ हो न। ठीक है। बताइए, केस जो है, केस लोग बोल रहा है कि हम पे केस हो गया, इसी वजह से नहीं जा रहे हैं। हम पे भी केस है, हमको भी बोला गया है कि नहीं जाना है। लेकिन एक बात बताइए, देखिए एक बात बताइए कि आज की डेट में क्या है पता है? जो पर्दा के सामने है वो पर्दा के पीछे नहीं है। पर्दा के सामने आपका मसीहा है, पर्दा के पीछे आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन हम जो हैं सब आपके सामने हैं। समझ गए? केस तो हम पर भी है, हमसे ज्यादा केस किसी पर नहीं होगा बिहार में, टीचर में हमको लगता है। बीपीएससी आंदोलन, जबकि किसी को एक थप्पड़ों ने मारे हैं हम। ठीक है। बीपीएससी आंदोलन में ही हमारे ऊपर 3 केस है, 3 केस है हमारे ऊपर, और समय समय पर जाना पड़ता है कोर्ट। समझ गए? लेकिन फिर भी हम मैनेज करके, इधर उधर करके, हम ना क्लास डिस्टर्ब करना चाहते हैं और ना ये बतलाना चाहते हैं कि हम पे केस है, इसी वजह से हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है। ये सब सिर्फ एक बहाना था, और सरकार की चाटुकारिता हम कर रहे हैं, ये दिखाना था। समझ गए?
और कुछ नहीं था। समझे? तो देखिए जहां पर भी हमारा सीधा अपना मानना है कि देखिए हम भी आप ही के जैसे जैसे आप लोग पटना तैयारी करने के लिए आए हैं, तो हम भी अपना कैरियर बनाने के लिए ही पटना आए थे, लेकिन अपना कैरियर तो नहीं बना सके, मतलब गवर्नमेंट जॉब तो नहीं हो सका। लेकिन हां, आज के डेट में हजारों बच्चों को जो है गवर्नमेंट जॉब दिला चुके हैं। तो हमको पहचान किससे मिला है यार? स्टूडेंट से मिला है। अगर स्टूडेंट के लिए मान लिया जाए, स्टूडेंट के लिए अगर मान लिया जाए कि जेल ही जाना पड़े, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट के लिए पुलिस का लाठी ही खाना पड़े तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जंतर मंतर पर थे, लगभग 12-15 दिल्ली पुलिस मिला कि जो बिहार का था और दिल्ली पुलिस में अभी, और अपना जो है बिहार दरोगा का बैच लेकर के, फर्स्ट एसआई बैच लेकर के जो है बिहार दरोगा का तैयारी कर रहा है, और बोल रहा था दिल्ली कुछ भी है तो सर बिहार नहीं ना, बिहार अपना ना है, तो वहां रहेंगे और यहां रहेंगे, दोनों में अंतर न है। बहुत लोग मिला, समझ गए? तो ये है। तो हमको लगता है कि स्टूडेंट के लिए शिक्षकों को बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम पे केस है, आज मेरा पेशी है, जबकि सच्चाई है कि कोनो पेशी उसी ना है। समझ गए? सच्चाई हमसे पूछिए न हो। ठीक है, खैर ठीक है। और स्टूडेंट को कैसे बरगलाया जाता है, आप लोग पता नहीं अब भी जागरूक नहीं होंगे तो पता नहीं कब होंगे। बीपीएससी वाला में कहा गया था कि हम कोर्ट में सबूत देंगे, जब मामला कोर्ट में गया तो सबूत कहां गया? समझिए आप ये सब चीज भी, समझे? तो स्टूडेंट के लिए जो आपके साथ सच में खड़ा है और कौन सच में खड़ा न है, कौन सिर्फ डिंग हाँकता है, बाबाजी करता है, सरकार की चाटुकारिता करता है, सरकार का तलवा चाटने में व्यस्त है। समझ गए? ये सरकार पूछने वाला था, यानी कौन बनाया? अरे एक शिक्षक को कौन बनाता है यार? सीधी सी बात है, कौन बनाता है? एक शिक्षक को बनाता है स्टूडेंट। स्टूडेंट नहीं रहेगा तो हम दीवाल को पढ़ाएंगे हैं? यानी झूठ का आईटी सेल के जरिए जो है, अरे अपने वीडियो बनाता है, अपने कमेंटो करवाता है, आप तो मेरे लिए गॉड फादर हैं, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। समझे? पूरा ही एक जैसे आईटी सेल होता है, पूरा एक आईटी सेल काम करता है। समझ रहे हैं? यही है। और समझ में तो एक ना एक दिन अबे करेगा। कभी आपको लगता था कि मोदी जी एक्सपोज होंगे? धीरे धीरे मोदी जी एक्सपोज नहीं हो रहे हैं? बताइए ना, ऑपरेशन सिंदूर पर ही तो बुरी तरीका से एक्सपोज हो गई है केंद्र की मोदी सरकार। न्यूज ये सब देखिए, आप लोग ये सब थोड़े देखते हैं, आप लोग खाली पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। ठीक है, अभी संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रहा था, केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीका से एक्सपोज हो चुकी है। समझ गए? और कल देखिए ट्रंप कह दिया है भारत की अर्थव्यवस्था तो मर चुकी है। समझ गए? तो अब बहुत सारी बातें हैं, और एक बात हम इतना बताना चाहते हैं कि जो पर्दा के सामने होता है वो पर्दा के पीछे नहीं होता। बहुत कम ऐसे इंसान होते हैं जो पर्दा के आगे हैं, वो अपने हर जगह वैसे ही हैं। समझे? और इसके बाद जो है एंशिएंट का, रुकिए एक मिनट, एंशिएंट का जो क्वेश्चन आंसर बाकी है, तो हम तो सोचे थे इसी सैटरडे संडे को करवाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा मतलब शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। समझ गए? और इसी वजह से जो है इस सैटरडे संडे को नहीं करवा रहे, लेकिन अगले सैटरडे संडे और रक्षाबंधन है। अच्छा, रक्षाबंधन के बाद वाला जो सैटरडे संडे होगा उसमें जो है, उसमें प्राचीन का 2 दिन क्लास लेकर के पूरा खत्म करवा दे। बोलिए है? सैटरडे संडे मैराथन टाइप का जो है क्लास ले लेंगे और एंशिएंट का सारा क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। क्या ठीक है? करवा देना, यानी रक्षाबंधन के बाद वाला सैटरडे संडे को। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, काहे कि डेली आते हैं तो कमेंट पे बोलता है कि एंशिएंट का क्वेश्चन आंसर बाकी है। तो 6 चैप्टर तो हो चुका है ना, 5-6 चैप्टर और बाकी है।
तो सैटरडे, इस सैटरडे संडे नहीं, अगले सैटरडे संडे को जो है करवा देंगे हम, ठीक है। अगले अगले ई वाला नहीं, और रक्षाबंधन के जस्ट बाद वाला सैटरडे संडे। तो आप लोग ये नहीं बोलिएगा कब करवाएंगे कब करवाएंगे, रक्षाबंधन के जस्ट बाद वाला सैटरडे संडे को जो है करवा देंगे, ठीक है।